नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कपिल कचौरिया। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपने एक टॉपिक चल रहा था मौर्य काल और उसमें अपने एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र किया था। उसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों अपने एक महान शासक अशोक का जिक्र करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक अशोक। देखिए दोस्तों, अशोक है, इसके अपने सबसे पहले अभिलेख देखते हैं और अभिलेख इसके 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेख यानी शिला पे लिखा हुआ, स्तंभ लेख एक स्तंभ पे लिखा हुआ मिलेगा और गुहालेख ये दोस्तों गुफाओं में लिखे हुए मिलेंगे, गुफा की दीवारों पे। अब जो इम्पोर्टेंट लेख हैं दोस्तों उन्हीं का अपने जिक्र करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, उन्हीं का जिक्र करेंगे। अन्यथा दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बनेगी, इसलिए अपने शॉर्ट में कर रहे हैं। लेकिन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। पहले देखिए दोस्तों शिलालेख का जिक्र करते हैं अपने, और शिलालेख में देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट शिलालेख है दोस्तों शिलालेख नंबर फर्स्ट। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये है कि पशु हत्या प्रतिबंध या निषेध समारोह पर प्रतिबंध की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों जो पशु हत्या है उस पर रोक है दोस्तों मौर्य काल में लगाई गई थी। तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों ये। और इसका जो वर्णन है दोस्तों अपने को शिलालेख फर्स्ट में मिलता है। दूसरा देखिए शिलालेख नंबर थर्ड है, और इसमें प्रादेशिक राजयुक युक्त की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों ये होते क्या क्या हैं वो देखिए कि राजयुक और प्रादेशिक है दोस्तों, ये राजस्व अधिकारी है, एज ए कलेक्टर बोल सकते हो आप। और युक्त है दोस्तों इन दोनों का सहायक अधिकारी होता है। और 3 नंबर देखिए कि शिलालेख नंबर 5 है, इसमें दोस्तों धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी या और उनके कार्य नैतिक आचरण का पालन करवाना, इनकी जानकारी मिलती है। 4 नंबर देखिए शिलालेख नंबर 6 है, और इसमें क्या है दोस्तों कि प्रतिवेदक या संवाददाता की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों ये क्या क्या होते हैं, इनकी एक अलग सी वीडियो बनाएंगे दोस्तों अपने, जिसमें शॉर्ट ट्रिक होगी और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको इन सभी के बारे में वर्णन कर दिया जाएगा कि कौन से किस काम के हैं और कौन से किस काम के हैं। अलग से एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना के लेके आएंगे, उसमें आपको वर्णन से बता दिया जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो में दोस्तों एक बार इन शिलालेखों को आप याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों शिलालेख नंबर 13, 5वां पॉइंट देखिए। इसमें क्या है जानकारी, ये कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और कलिंग युद्ध है दोस्तों क्या कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, और इस युद्ध के बाद युद्ध नीति और भेरी घोष के स्थान पर धम्म नीति या धम्म घोष को अपनाया। अब ये धम्म नीति ये क्या होती है दोस्तों, ये पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि युद्ध घोष और धम्म घोष के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पिछली वीडियो में बताया था। फिर भी दोस्तों इसमें मैंने आगे ऐड किया है कि धम्म का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म, परंतु अशोक के संदर्भ में यह व्यापक अर्थों के प्रयोग में लाया गया। और क्या प्रयोग देखिए, धम्म का अर्थ होता है नैतिक आचरणों की संहिता होती है। और भंडारकर महोदय के अनुसार अशोक का धर्म उपासक बौद्ध धर्म था। यानी दोस्तों भंडारकर के अनुसार अशोक का जो धर्म था दोस्तों वो बौद्ध धर्म था, और उनका क्या था, चंद्रगुप्त का जैन धर्म था। देखिए एक नोट देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि धौली और जोगढ़ से 11, 12 और 13वां शिलालेख नहीं होकर के उनके स्थान पर एक पृथक कलिंग लेख खुदा हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं अपने स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में क्या वो देखिए दोस्तों, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्तंभ लेख निर्माण है दोस्तों। अशोक के स्तंभों का निर्माण चुनार तथा मथुरा की खानों से बलुआ पत्थर मंगवाकर करवाया गया। चुनार और बलुआ पत्थर का यूज इनके अशोक के स्तंभों में दोस्तों किया गया है। स्तंभों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता एकाश्म पॉलिशदार पत्थर। एकाश्म पॉलिशदार दोस्तों क्या होती, एक ही पत्थर पे पॉलिश की हुई होती थी। और ये जो दोस्तों ये जो विधि है अपने स्तंभ वाली, ये ईरान से ली गई है। सबसे पहले ईरान में स्तंभों की
जो प्रणाली है वो चली थी। वहाँ के शासक थे वो जो ये स्तंभ है उस पे अपने कार्यों को खुदवाते थे, और उसके बाद में अपने जो भारत है उसमें ये विधि आई थी। तो अब अपने देखते हैं कि जो ईरान है और जो भारत के जो स्तंभ है उनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो देखते हैं। देखिए अगली बात देखिए, अशोक और ईरान स्तंभों में अंतर, क्या अंतर है। एक तरफ अशोक स्तंभ लिए हैं और दूसरी तरफ ईरानी स्तंभ लिए हैं। पहला तो देखिए दोस्तों यही हो गया कि एक ही पत्थर पे बने हैं अशोक वाले, यानी एकाश्म पोलिस्तार। लेकिन जो ईरानी स्तंभ है वो दोस्तों खंडों व टुकड़ों से बने हुए हैं, यानी खंडों व टुकड़ों से निर्मित है। दूसरा देखिए अशोक वाले में कि नीचे से ऊपर की ओर सुंडाकार, ये नीचे से लेके ऊपर की ओर सुंडाकार व्यवस्था इनकी दर्शाई हुई है। और जो ईरानी स्तंभ है दोस्तों ये समानांतर बने हुए होते थे। और जो अशोक वाले हैं दोस्तों ये सपाट थे, और ईरानी है दोस्तों ये नालीदार थे। यानी जो इनकी जो पोलिस थी वो एक प्रकार से थी, और इन पे थोड़ी नालीदार, जैसे नाइल अपने लाइन बोल सकते हैं दोस्तों, इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। और अशोक वाले में देखिए दोस्तों स्वतंत्र रूप से आसमान के नीचे खड़े हुए, यानी ये जैसे स्वतंत्र रूप से जैसे कोई चौराहा बोल सकते हैं आप नगर का, या फिर मतलब खुले आकाश के नीचे बने हुए थे। और ये जो ईरानी स्तंभ है ये भवन कला का एक अंग था, यानी महल के अंदर या भवनों के अंदर इनको ऐड किया जाता था। और अशोक वाले में शीर्ष पर पशु की आकृतियाँ मिलती थी, और ईरानी वाले में मानव व पशु मिश्रित आकृतियाँ, मानव और पशु की मिश्रित आकृतियाँ देखने को मिलती है। तो ये कुछ विशेष अंतर दोनों में देखने को मिलते हैं। अशोक स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृतियाँ, अब ये दोस्तों हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। और क्या क्या जो पशु की आकृति है वो इन पे दर्शाई गई है उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखिए दोस्तों संकिसा जो यूपी में है, इस पे गज और यानी अपने कह सकते हैं हाथी, इसकी आकृति देखने को मिलती है। रामपुरवा विहार है, इसमें दोस्तों सिंह और वृषभ की आकृति देखने को मिलती है। और सांची जो एमपी में है, इस पे 4 सिंह आप ऐसे याद रखते हैं, सांची यानी उल्टा करके देखिए 4 और ऐसे, यानी सांची या लास्ट में सार है ना, तो इससे आप शेर बना लीजिए 4 सिंह है। और चौथा देखिए सारनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग आता है दोस्तों। सारनाथ जो यूपी वाला है इसमें इसमें 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं। नीचे 4 पशु गतिशील अवस्था में हैं। गतिशील अवस्था में कौन कौन से हैं? सबसे पहले गज, फिर अश्व, फिर वृषभ और फिर सिंह। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गतिशील अवस्था में कौन कौन से है। तो सबसे बड़ा आप ऐसे मान लीजिए कि युद्ध वाला मान लीजिए कि जैसे अशोक के टाइम में युद्ध वगैरह होते थे, एक राजा युद्ध करता था तो सबसे बड़ा उसका जो वाहन था वो दोस्तों अपने कह सकते हैं हाथी था। और हाथी के बाद में आगे क्या होते थे? घोड़े खड़े हुए मान लीजिए, और फिर उसके बाद में आप ऐसे मान लीजिए कि बैल की बारी आती थी। और उन सबको लीडरशिप कौन करता था? उनका राजा यानी सिंह करता था। तो ये आप अपनी तरफ से एक ट्रिक बना सकते हैं इनको याद रखने की, जैसे भी, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जो भी आपके माइंड के अनुसार सेट हो। अब देखिए दोस्तों गुहालेख देखते हैं। गुहालेख जो गुफा के अंदर देखने को मिलते हैं। अशोक तथा दशरथ दो मौर्य शासकों ने आजीविक संप्रदाय के लिए गुहाओं का निर्माण करवाया, यानी गुफाओं का निर्माण करवाया था। आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे उनके लिए इन्होंने इनका निर्माण कराया था। अशोक ने बराबर या जो बिहार की पहाड़ियों में विश्व झोंपड़ी, कर्ण चौपड़, सुदामा गुफाओं का निर्माण करवाया। तो ये अशोक की बनाई हुई कुछ गुफाएं हैं दोस्तों। यहाँ एक लोमेश ऋषि की गुफा है, उस पर अशोक का लेख नहीं मिलता है। यानी लोमेश ऋषि है उसकी एक गुफा देखने को मिलती है यहाँ पे, जिसमें अशोक का लेख नहीं मिला है, वो बाकी में मिलता है। दशरथ ने नागार्जुन विहार की पहाड़ियों में गोपी, विडथिक और विहथिक गुफाओं का निर्माण करवाया है। तो ये दशरथ की जो गुफाएं हैं उनका कुछ वर्णन अपने किया है। अब देखते हैं दोस्तों राजमहल है, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि राजमहल कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थापत्य कला में विशेषतः लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, पर अशोक के समय लकड़ी के साथ साथ पत्थर का प्रयोग भी किया जा गया।
तो दोस्तों पत्थर का उपयोग तो अपने अभी स्तंभ वगैरह ये हुआ, लेकिन तो ये चीज़ें तो पत्थर की है, तो सीधा ही बात है कि पत्थर का तो यूज होना ही होना है। लेकिन आप याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके समय लकड़ी का यूज होता था। मौर्यकालीन राजमहलों के अवशेष कुम्हारार और बुलिंदबाग से मिलते हैं। ये दो स्थान हैं जहाँ पे मौर्यकालीन राजमहलों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल की प्रशंसा मेगस्थनीज ने की है। वह इसे एकक बतना व सुसा से भी महान बताता है, या फिर कह सकते हैं कि जो सुसा है और एकक बतना है, इनसे भी महान जो राजमहल है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के इन्होंने प्रशंसा के रूप में लिखे हैं। और ये कहाँ के थे दोस्तों? ये दोनों ईरान में हैं। तो देखिए कितने महान काल था दोस्तों कि विदेशी लोग आकर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं की प्रशंसा करते थे और विदेश से तुलना करते थे कि उनसे भी बहुत कुछ ज़्यादा अपने भारत में है। अगला देखिए, अशोक के राजमहल की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने की है और वह इसे देवताओं या अति मानवीय आत्माओं द्वारा निर्मित बताता है। तो दोस्तों जो चीनी यात्री फाहियान थे, इसकी भी दोस्तों जो चीनी यात्री कौन कौन आए थे वो टिक में ऐड करूँगा मैं, और उसमें आपको बताऊँगा कि कौन कौन से किस किस टाइम आए थे। तो देखिए दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान है, उसने तो इतनी प्रशंसा लिखी है कि ये जो है ये किसी मजदूर से बनाए हुए हो ही नहीं सकते। ये या तो कोई मानवीय आत्माओं ने बनाए हैं या फिर देवताओं स्वयं अवतार लेके आए हैं और इस महल को बना के गए हैं। ये अशोक के राजमहल की इतनी प्रशंसा उन्होंने की है। अब देखिए स्तूप के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है स्तूप का। शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है कि एक टीला होता है या मिट्टी का ढेर बोल सकते हैं। टीला जैसे अपने आधा चंद्रनुमा आकृति में बने होते हैं ना मिट्टी के टीले, उस तरीके का बना होता है। और क्या होता है इनमें देखिए, सामान्यतः अस्थि अवशेषों या समाधि स्थल पर निर्मित अर्धचंद्राकार आकृति की इमारत स्तूप कहलाती है। इसमें अपने महात्मा बुद्ध है उनकी अस्थियाँ रखी गई थी। तो अशोक ने क्या किया था, इन्हीं को अस्थियों के टुकड़े करके अलग अलग स्तूप का निर्माण करवाया था। विशेषतः स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध या बोधिसत्वों से है। अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, जिनमें से प्रमुख है सांची, सारनाथ और भैरुत है। प्राचीनतम बौद्ध स्तूप पिपरवा नेपाल में स्थित तेराई में है। तो ये दोस्तों यह याद रखिए कि सबसे प्राचीन है वो पिपरहवा नेपाल में जो है, वहाँ पे अपने को सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप देखने को मिलता है। और विश्व का विशालतम बौद्ध स्तूप है दोस्तों, ये जावा का बोरोबुदुर स्तूप है और इसका निर्माण दोस्तों शैलेंद्र विषय शासकों ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा बौद्ध स्तूप? जो जावा का बोरोबुदुर है ये हो जाएगा। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। तो ये दोनों यात्राएं आपको याद रखनी है कि 10वें वर्ष में तो ये बोध गया की यात्रा करता है और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है। अशोक द्वारा स्थापित नगर है दोस्तों, ये दो नगर हैं, इनको याद रखिए। श्रीनगर है, ये भी अशोक का स्थापित नगर है जम्मू और कश्मीर वाला, और ललित पाटन है, ये नेपाल में, ये भी अशोक द्वारा स्थापित है। अब दोस्तों देखते हैं सिक्के के बारे में, देखते हैं कि सिक्के है, जो सिक्कों का अध्ययन है दोस्तों, ये न्यूमिसमेटिक्स कहलाता है दोस्तों। और मौर्य काल की राजकीय मुद्रा दोस्तों क्या थी? वो पण थी। और पण एक चांदी का आहत या पंचमार्क सिक्का था। आहत यानी आप ऐसे मान सकते हैं, कई बार बोलते हैं ना कि मेरे दिल को आहत लगा, बाकी आप समझदार हो, आहत का अर्थ चोट होता है दोस्तों, कि चांदी पर चोट द्वारा बनाया हुआ था, या फिर अपने पंचमार्क यानी मोर लगा के इस पर बनाते थे। तो कौन सी इनकी राजकीय मुद्रा होगी? चांदी की, यानी चांदी चलती थी, उसका नाम हो गया पण। मौर्य काल में सोने के सिक्के सुवर्ण या निषक कहलाते थे दोस्तों। ये तो सोने के सिक्के जरूर हैं, लेकिन गुप्त काल में सही से वर्णन पढ़ेंगे अपने, सोने का सबसे ज़्यादा यूज उनमें होगा और सही से यूज वहीं पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों चांदी मेन मानिए आप। इसके अलावा जो सिक्के हैं उनका थोड़ा जिक्र मैंने इसमें ऐड किया है। चांदी के सिक्के पण, शतमान, धर्ण कहलाते थे। ये अन्य नाम है दोस्तों, इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। जो तांबे के सिक्के थे उनको दोस्तों अपने मस्क, काकनी या काकणी बोलते हैं दोस्तों, और तांबा और रंगा से मिश्रित है उनको काशारपण बोलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, टकसाल अधिकारी है। अब इनके अधिकारी देख लेते हैं, सिक्कों का जिक्र आ गया तो इनके अधिकारी कौन कौन थे और क्या क्या इनके नाम थे वो देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है, अलग से इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें जिक्र किया जाएगा और कौन कौन से अधिकारी के कौन से काम होते थे और शॉर्ट ट्रिक से आपको उनको समझाया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आजकल ऐड करने लग गए हैं इनको, तो उनको अलग से वीडियो में आपको बताना पड़ेगा। और इसके साथ ही दोस्तों जो लिपियां हैं दोस्तों, उसको भी उसी वीडियो में अपने ऐड करेंगे, उनकी भी ट्रिक आपको बताई जाएगी कि कौन कौन सी लिपि है वो कहाँ पे थी और कौन कौन सी लिपि का किस किस में यूज हुआ है। अब देखिए दोस्तों, टकसाल अधिकारी है वो लक्षणाध्यक्ष बोल सकते हैं उसको। वे टक्के किसको मिलेंगे? जिसके लक्षण अच्छे होंगे तो लक्षणाध्यक्ष। सिक्कों का निरीक्षण करता है दोस्तों, ये रूप दर्शक हो सकता है। जो निरीक्षण करने वाला यानी रूप को परखने वाला रूप दर्शक हो जाएगा। बिंदुसार के समय, अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा बिंदुसार का भी इसमें मैंने ऐड किया है। वैसे बिंदुसार का इतना यूज नहीं होता है, और बिंदुसार का इसलिए नहीं होता है कि क्या है, देखिए इसी में देखिए आप, सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम, इसने अपने राजदूत डीमेक्स या डाइमेक्स को भेजा था, और मिस्र का शासक टोलमी सेकंड और फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायोमिसिस को भेजा था। तो दोस्तों कहा जाता है कि ये इन्होंने क्या किया था कि जो सीरिया के शासक थे उनसे सूखी अंजीर, मंदिरा और एक दार्शनिक मांगा था। तो दार्शनिक तो उन्होंने मना कर दिया था कि दार्शनिक कोई व्यापार की चीज़ नहीं है, उसे नहीं बेच सकते हैं, बाकी चीज़ बेचते थे। तो देखिए आप थोड़ा सा यहाँ से हिंट लगा सकते हैं कि शासक अगर मंदिरा वगैरह मंगा रहा है यानी शराब वगैरह मंगा रहा है तो उनका शासन किस तरीके का रहा होगा। वैसे देखिए दोस्तों इतना खराब भी नहीं रहा इनका शासक, लेकिन सबसे बढ़िया शासन है वो दोस्तों इन दो का ही मिलता है अपने को, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान का। और दोस्तों कहा जाता है कि चाणक्य है ये चंद्रगुप्त को भोजन में हल्का विष देते थे ताकि कोई भी दुश्मन है इनको जहर देके मार न दे, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा खाने में जहर उनको दिया जा करते थे। और एक बार भूल से इनकी जो पत्नी थी उन्होंने इस भोजन को खा लिया, और उस टाइम वो दोस्तों प्रेग्नेंट थी और उनके बिंदुसार का जन्म होने वाला था। तो उस टाइम में उनकी हालत बिगड़ गई और हालत बिगड़ने से उनकी तो मौत हो गई दोस्तों। लेकिन जो बिंदुसार है दोस्तों, इनको चाणक्य ने उनका पेट चीरकर निकाल लिया था। यानी आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ, मेरा अर्थ ये कहानी बताने का नहीं है कि भारत का पहला सिजेरियन बच्चा कौन था कौन कौन था दोस्तों। तो पहला सिजेरियन बच्चा बिंदुसार ही था दोस्तों। अब बिंदुसार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके चेहरे पे एक बिंदु था, इनके माथे पे एक निशान था, और कहा जाता है कि वो उस विष का था, इसलिए इनका नाम बिंदुसार रखा गया। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो संतान थी, और उन्हीं से अशोक का वंश आगे चलता है इस तरीके से। तो बिंदुसार और चाणक्य के मतभेद थे। मतभेद का कारण यही था कि उनकी माँ की जो हत्या है दोस्तों वो उन्हीं के विष के जो भोजन में विष मिलाया था उन्हीं के कारण हुई थी। तो इन दोनों में मनमुटाव देखने को मिलता है, बिंदुसार और आप चाणक्य है इनमें देख सकते हैं। अब देखिए मौर्य वंश का थोड़ा जिक्र करते हैं अपने दोस्तों। मौर्य वंश में ये 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक चला था, और इसमें शासक जो जो आए हैं पहले से लेके अंत तक उनका अपने जिक्र कर रहे हैं जी। यानी प्रथम शासक से लेके अंतिम शासक कौन रहा था मौर्य काल का, उनका अपने जिक्र करते हैं। तो मौर्य काल में सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको प्रियदर्शन भी बोलते हैं, ये इनके अलग नाम है दोस्तों, किन नाम से इनको पुकारा जाता था। और इनका कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व रहा था। उन्हीं के पुत्र थे बिंदुसार, जिनको अमित्रघात या सिंट्रोकस बोलते हैं, और इनका जो कार्यकाल है 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहा था। और इनके 3 पुत्र थे, सुसीम, अशोकवर्धन और तिष्य। सुसीम का अलग नाम सुमन है दोस्तों, अशोकवर्धन ये अशोक महान ही है। तो दोस्तों एक अशोक के लिए आप बात याद रखिए कि अशोक महान कब बना था? ये कलिंग युद्ध के बाद बना था दोस्तों। इन्होंने जैसे ये जो स्थापत्य कला वगैरह है, ये मतलब बहुत से कार्य ऐसे कराए थे जो इनको अशोक महान बनाती है। उससे पहले दोस्तों अशोक को कहा जाता है अशोक चंडाल। अब अशोक चंडाल क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने राजगद्दी के लिए सबसे पहले संघर्ष किया था, और संघर्ष में इन्होंने अपने, कहा जाता है कि 100 भाइयों की हत्या की थी। तो सबसे बड़ा काम तो यही हो गया
इनका। और उसके साथ साथ ये युद्ध कला में बहुत माहिर थे, और युद्ध कला में माहिर थे तो युद्ध का इनका शौक था, और ये हर युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो युद्ध विजय प्राप्त करेगा तो महान तो वो वैसे ही बन जाता है। और इसके साथ साथ ये नरसंहार बहुत करते थे। तो कलिंग युद्ध में चेंज ये मिलता है दोस्तों कि कलिंग, ये चंद्रगुप्त की भी इच्छा थी कि मैं कलिंग को जीतूं, बिंदुसार की भी इच्छा थी कलिंग को जीतूं, लेकिन कलिंग को जीत नहीं पाए थे। लेकिन अशोक ने वो इच्छा पूरी की थी, और उस इच्छा की को पूरी करने के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे इतना ज़्यादा नरसंहार किया था, कहा जाता है कि 1 लाख से लोगों को, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने वहाँ पे मार दिया था। तब कहा जाता है कि महिलाओं ने इनको ये बोला था कि हमें भी आप मार दीजिए। तो वहाँ पे अशोक मुड़ के देखता है अपने जीवन में कि मैंने कितना बुरा काम किया है, और उसी समय अशोक तलवार छोड़ देता है, यानी युद्ध नीति है उसको छोड़ देता है, और उसके बाद में ये धर्मघोष की तरफ यानी धर्म की ओर जाता है। वहाँ से अशोक में चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद वो इतने महान कार्य करवाता है जो अपने भारत के इतिहास में अपने सोने के अक्षरों से लिखे जाते हैं। कहा जाता है यहीं से अशोक महान बनता है। तो दोस्तों ये वक्त की मार है कि चंडाल अशोक महान बना। एक वक्त, ये वक्त की कहानी है दोस्तों। वक्त कभी किसी को आदमी को चेंज कर सकता है। अब देखिए अशोक वर्धन है, इनका कार्यकाल देखिए दोस्तों आप, 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक रहता है। और इनके जो वंश है इनमें आप देखिए महेंद्र है, संघमित्रा है, चारुमती है, कुणाल है, जालोक है और तीवर है। और महेंद्र है, इनका कार्यकाल अलग से दिखाया है मैंने, और ये 332 ईसा पूर्व से लेके 224। अब इनका कार्यकाल दोस्तों इसीलिए ऐड किया है कि इन्होंने ये बाकी थोड़े थोड़े बहुत काम किए हैं, बाकी जिनका नहीं जिक्र किया है वो इतने काम के नहीं है अपने। और इनको जालोक वाला है, इनके वंश में 2 और आते हैं, एक तो भादुपालित दशरथ जिनका है अपने अशोक, और जो गुफा का निर्माण करवाया था ना, गुफाओं के साथ में ऐड किया था, वही है ये दशरथ। तो अन्य नाम क्या हो जाएगा इनका, बंधुपालित नाम हो जाएगा अलग से। और बघु नहीं है दोस्तों, ये बंधु है, बंधुपालित। और संप्रति है, संप्रति का कार्यकाल अलग से दर्शाया है, ये 216 ईसा पूर्व से लेके 207 ईसा पूर्व तक रहता है। तो दशरथ का तो आपने जिक्र कर दिया था। अब संप्रति है, संप्रति के वंश में देखिए आप शालीसुक है, देवधर्म वर्मन है, और सतधनुष है, और वरहदत्त है। तो दोस्तों अंतिम शासक है वो हो जाएगा दोस्तों वरहदत्त, और ये 192 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कि 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल रहता है। एक महान कार्यकाल दोस्तों देखने को मिलता है अपने को। तो प्रथम शासक तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक दोस्तों वरहदत्त हो गया। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अंतिम शासक कौन था। तो इस तरीके से दोस्तों अपने आज के टॉपिक में ये अपने मौर्य काल अपने कंप्लीट किया है। कुछ बातें हैं जो आपको मैंने बोला है कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।